इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत लिया है। सिर्फ 22 रनों से ये लॉर्ड्स की हिस्ट्री में सबसे क्लोजेस्ट विक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रन्स। ये मैच बिल्कुल बैलेंस में चल रहा था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं डे 4 के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इंडिया के पास शायद ज्यादा बेटर चांस है, क्योंकि स्पिनर्स इंडिया के पास बेटर हैं और एक तरीके से बॉलर्स ने अपना काम कर भी दिया था। लेकिन इंडिया की बैटिंग इस तरीके से क्रम्बल कर जाएगी प्रेशर में, ये किसी ने नहीं सोचा था। और कहीं ना कहीं अगर मैं इस पूरे मैच में इंडिया की वीकनेस ढूंढूं तो मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट्स थे जहां पर लेजीनेस की वजह से इंडिया ने यह मैच गंवा दिया। इस मैच में सबसे बड़ा पॉइंट जहां पर इंडिया कैपिटलाइज कर सकती थी वो थी डे 3 में ऋषभ पंत का डिसमिसल। उस पॉइंट पर इंडिया मैच में बहुत आगे चल रहा था। 250 फॉर 3, इंग्लैंड के 387 के जवाब में इंडिया बड़े आराम से 450 से 500 का स्कोर कर सकती थी। ऑलमोस्ट 100 रन का लीड ले सकती थी इंडिया। लेकिन वहां पर पता नहीं क्या ऐसी जरूरत थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मैच के एंड में पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना है, और एंड में पता चला कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ऋषभ पंत 74 पे बैटिंग कर रहे थे, केएल राहुल 98 पे थे। लंच से पहले आखिरी ओवर था और ऋषभ पंत ने सोचा कि मैं स्ट्राइक केएल राहुल को दे देता हूं और वो 100 कर ले लंच से पहले। इसकी क्या जरूरत थी? कोई डे एंड नहीं हो रहा था। ऐसा भी कुछ नहीं था कि ओवरनाइट वो 98 पे नॉट आउट चले जाते। 40 मिनट का ब्रेक था, उसके बाद आकर वो 100 कर लेते। और उसके बाद केएल राहुल ने अपना 100 किया और 100 करते ही विकेट गिफ्ट कर दिया। 2 विकेट इंडिया ने बिना किसी बड़े प्रॉब्लम के खुद से गिफ्ट किया, और ये दोनों बहुत क्रिटिकल विकेट थे। उसके बावजूद इंडिया 376 तक पहुंच गई थी। नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर ने जडेजा के साथ पार्टनरशिप किया था। 376 फॉर 6, वहां से भी इंडिया, जडेजा उस स्कोर पर आउट हुए ऑफ कोर्स, चलो ठीक है 376 फॉर 7 हो गया। फिर भी इंडिया का टेल वहां से थोड़ा सा अगर लंबा खेलकर 440 450 का स्कोर करता है, एक 40-50 रन की लीड, तो वो सिग्निफिकेंट होती। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थे जो इंडिया ने डे 3 पर गवाए। एंड देन ऑफ कोर्स मैं अगर पूरी इनिंग्स देखूं तो अच्छी बॉल, ऑफ कोर्स पिच ब्रेक हो चुकी थी, तो अच्छी बॉल्स के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, इन दोनों के शॉट्स टॉप ऑर्डर में बहुत ही पुअर थे, बहुत ही पुअर एग्जीक्यूशन। मेरे ख्याल से करुण नायर अपना आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं। इंडिया ने जब इतनी यंग टीम बनाई थी, और मैं बहुत खुश था कि यंग टीम बनाई और यंगस्टर्स ने परफॉर्म भी किया, तो फिर इस करुण नायर 34 ईयर ओल्ड को कैरी करने की क्या जरूरत थी, जब सरफराज ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 बनाया था। इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ हाफ सेंचुरी के स्कोर्स बनाए थे और एक करियर में ठीक ठाक स्टार्ट मिल गया था उन्हें। तो उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया? यहाँ पर प्रैक्टिस मैच में भी सरफराज ने रन्स बनाए थे, और जैसे इतनी टीम खेल रही थी, सरफराज भी बड़े आराम से इस टीम में फिट हो जाते। सरफराज भी नंबर 3 नंबर 5 टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते थे। तो ये एक ब्लंडर था। अब करुण नायर चाहे जितनी ट्वीट कर लें डियर क्रिकेट, ये पीआर वाले जो भी क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो पीआर एजेंसी सोशल मीडिया के थ्रू रेलेवेंट रहना चाहते हैं, इन क्रिकेटर्स को इंडियन टीम में बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये खेलते कम है। ऑफ द फील्ड ड्रामा करके ये अपनी एक इमेज बना लेते हैं कि ये क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, जबकि ये कितना करते हैं ये ग्राउंड पर दिख जाता है। करुण नायर अब वो ट्वीट, डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस, 3 टेस्ट मैच मिले बैक टू बैक, इतनी सेंचुरीज लगी इंडिया की तरफ से, लेकिन इससे एक 50 तक नहीं लगी। और इसके नाटक इतने रहेंगे। उस 303 के अलावा इसने सिर्फ मुश्किल से 100 से 125 रन बनाए हैं अपने करियर में। और अब मेरे ख्याल से करुण नायर जैसे क्रिकेटर की इस टीम में कोई जगह नहीं है। अब साई सुदर्शन या अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर इंडिया को बैंक करना चाहिए। अगले दोनों टेस्ट मैच उन्हीं को खिलाना चाहिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है कि क्या जसप्रीत बुमराह को चौथा टेस्ट मैच खिलाया जाएगा या पांचवा? आपको मैं पहले ही बता दूं कि सीरीज से पहले ही ये डिसाइडेड था कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में गैप था, तो ये श्योर था कि वो पहला टेस्ट मैच तो खेलेंगे ही। दूसरे तीसरे बैक टू बैक थे, तो इन दोनों में से कोई एक, और चौथा पांचवा बैक टू बैक है, तो उनमें से कोई एक। तीसरे और चौथे के बीच में एक अच्छा खासा 9 दिन का ब्रेक है, तो जसप्रीत बुमराह विल बी फिट फॉर द फोर्थ टेस्ट मैच। लेकिन फिफ्थ उसके ठीक 3 दिन बाद है, जैसे अभी लॉर्ड्स और बर्मिंघम टेस्ट हुआ था। तो जसप्रीत बुमराह उसमें से कोई एक टेस्ट खेलेंगे। अगर चौथा टेस्ट बुमराह को नहीं खिलाया जाता
और इंडिया हार जाती है, तो फिर जसप्रीत बुमराह का 5वां टेस्ट खेलने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सीरीज इंडिया हार चुकी है। तो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह को अगला टेस्ट खेलना पड़ेगा। इंडिया को सेम टीम के साथ जाना पड़ेगा, जस्ट करुण नायर की जगह पे साई सुदर्शन आ जाएंगे। और आज कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया तो बड़े आराम से लंच के बाद जीत जाएगी, उनके भी आज परफॉर्मेंस की जरूरत थी। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड कैच, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक बैट्समैन को टिकना था, बड़ी इनिंग्स खेलनी थी, शीट एंकर का रोल प्ले करना था। जडेजा वो काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। टेलेंडर्स बुमराह और सिराज की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन दोनों ने आई वुड से बियॉन्ड देयर लिमिट्स जाकर सरवाइव किया। और रविंद्र जडेजा की वन ऑफ द, अगेन मैं कहूंगा, मोस्ट मेमोरेबल इनिंग 2019 के सेमीफाइनल के बाद, जहां अगेन वो अकेले खेलते रहे, बड़ी इनिंग्स खेली लेकिन इंडिया को जितवा नहीं पाए। वहां पर धोनी विलन थे, जिन्होंने दूसरे एंड से कुछ भी अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। और यहाँ पर मैं कहूंगा कहीं ना कहीं उनके साथ के प्लेयर्स को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स करुण नायर और यशस्वी जायसवाल, ये दो प्लेयर्स हैं जिनके शॉट्स एंड में बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड इन दोनों को बहुत करुण नायर की तो खैर बात नहीं है, जायसवाल को भी अब बहुत केयरफुली खेलना होगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि अब उनके विकेट की वैल्यू इस सीरीज में बहुत ज्यादा है और वो अपना विकेट ऐसे गिफ्ट करते हुए नहीं चल सकते। एनीवेज, सीरीज इज स्टिल अलाइव, 2-1 से इंडिया पीछे है, लेकिन आई एम श्योर कि ओल्ड ट्रैफर्ड में भी हमें एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।